नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर जीके की सारी कंटेंट आपको मिलने वाली है, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। फिलहाल आप देख रहे हैं एचएएल में जो रिक्रूटमेंट निकली है डिजाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, उसमें जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसका ये 29वां लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से सारी लेक्चर देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है। पीडीएफ आपको 15 लेक्चर तक के प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया गया आंसर के साथ। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रिवाइज भी कर सकते हैं। एग्जाम 24 और 25 अप्रैल को है। अभी अपडेट कोई नहीं आया कि पोस्टपोन होगा या नहीं, तो आप इसी के हिसाब से तैयारी करते रहिएगा। क्वेश्चन है 356 नंबर। हु वर द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन कलकत्ता इन 1906, यानी कि 1906 में। देखिए 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस समय कांग्रेस का जो कलकत्ता सेशन 1906 में हुआ था, उसको प्रिसाइड्स किए थे, यानी कि उस सेशन के अध्यक्ष थे, आपको दोस्तों ध्यान रखना है, तो दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। तो देखिए सिमलीपल सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व ना होकर, बल्कि ये आपको नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व तो है ही, उसके बाद टाइगर रिजर्व भी है, और ये आपको जो उड़ीसा स्टेट है उसमें देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। उड़ीसा स्टेट में सिमलीपल बायो रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क भी है। और देखिए एक सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी वो आपको उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, सतकोसिया सिमलीपल आपको उड़ीसा में है। अब देखिए उड़ीसा को मैप में देखिए, ये आपको उड़ीसा देखने को मिल रहा है। इसकी सीमा देखिए वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। कैपिटल भुवनेश्वर है। चीफ मिनिस्टर आपको नवीन पटनायक है और गवर्नर गणेशी लाल हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टैग लाइन ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक है, उसका टैग लाइन क्या है, तो ये आपको बताना है। तो उसका टैग लाइन है द नेम यू बैंक अपॉन, द नेम यू बैंक अपॉन, दैट इज द करेक्ट आंसर सी। तो ध्यान रखिएगा। आप देखिए पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आपको जो भी जानकारी लेनी है आपको मैं देता हूँ, तो आप इस तरह से लोगो आप देख सकते हैं। और इसका देखिए टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मेशन 1894 में ही हुआ था, 1894 में ही हुआ था। दयाल सिंह मंजीठिया और लाला लाजपत राय के जो फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय हैं, उन्हीं के द्वारा इनको फॉर्मेशन किया गया था 1894 ईस्वी में ही। और देखिए इसके की पीपल हैं एस मल्लिकार्जुन राव, जो कि एमडी और सीईओ हैं। एमडी और सीईओ कौन है, तो एस मल्लिकार्जुन राव। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को बताइए कि इसका विलय किन बैंकों के साथ हुआ है। तो करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि पंजाब नेशनल बैंक का विलय किन बैंकों के साथ हुआ है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी बैंकों का मर्जर हुआ है उसको आप लोग जाकर जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग मुगल इंपेरियर वाज कॉल्ड एज दरवेश और जिंदा फकीर। तो दरवेश और जिंदा फकीर किस मुगल इंपेरियर को बोला जाता है, तो बोला जाता है दोस्तों औरंगजेब को। तो औरंगजेब का कार्यकाल रहा है 1658 से लेकर 1700, देखिए 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। और इनको बोला जाता है दरवेश और जिंदा फकीर। वैसे ये बहुत ही क्रूर तरह का एक शासक था, और इन्होंने जो सिख के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर को हत्या कर दिया था 1675 ईस्वी में दिल्ली में। और दिल्ली में जो गुरुद्वारा शीशगंज है वो गुरु तेग बहादुर को ही समर्पित है। तो इस तरह से आप लोग फैक्ट याद रख सकते हैं। और देखिए मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो बाबर थे। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन है कि राजघाट इज द मेमोरियल ऑफ। तो देखिए मेमोरियल से क्वेश्चन आते हैं और लोग कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर मैं एक एक करके बताऊंगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये आपको ध्यान रखना है कि राजघाट महात्मा गांधी की मेमोरियल का नाम है। महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है उसको राजघाट बोला जाता है। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। और 2019 में इनका 150वां जन्मदिन मनाया गया। और इनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में जो आपको इंदिरा गांधी है, इनके अगर समाधि स्थल पूछा जाए तो शक्ति स्थल है। शक्ति स्थल
पूछा जाएगा कि किनके समाधि स्थल है, तो आपको इंदिरा गांधी। और देखिए राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि, तो राजीव गांधी का वीर भूमि। जवाहरलाल नेहरू का अगर पूछा जाए तो शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है शांतिवन। और लाल बहादुर शास्त्री का अगर पूछा जाए तो विजय घाट। तो देखिए राजघाट आपको ध्यान रखना है, राजघाट महात्मा गांधी का और विजय घाट शास्त्री जी का, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री का, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का विजय घाट। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि दोनों का जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था, गांधी शास्त्री जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो 2 अक्टूबर यानी कि राजघाट और विजय घाट, इस तरह से आप याद लिंक करके याद रख सकते हैं। तो देखिए ये आपको महात्मा गांधी के जो समाधि स्थल है राजघाट, उसी का यहाँ पर आपको चित्र देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो देखिए ये बैडमिंटन का बहुत ही प्रतिष्ठित चैंपियनशिप माना जाता है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप। और इसके जीतने वाले फर्स्ट इंडियन थे प्रकाश पादुकोण। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप को जीता था 1980 में। 1980 में इन्होंने जीता था। और इनको अर्जुन अवार्ड मिले हैं 1972 में ही, 1972 में ही। और 1982 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है प्रकाश पादुकोण को। और इनका जन्म जो है कर्नाटक के उडुपी में हुआ था। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और ये किनके पिता हैं, अगर थोड़ा सा भी आपको अगर ध्यान होगा तो दीपिका पादुकोण जो है उन्हीं के पिता हैं प्रकाश पादुकोण। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट इज टू बी द बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि किस आर्टिकल के तहत बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालत जो होते हैं उनके लिए बाध्यकारी होता है। तो ऐसा कहा गया है, ऐसा दोस्तों कहा गया है आर्टिकल नंबर 141 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। आर्टिकल 141 के तहत कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देती है तो जितने भी कोर्ट्स हैं भारत के अंदर वो सभी के लिए बाइंडिंग होगा, यानी कि बाध्यकारी इन नेचर होगा। तो इस तरह से आप लोग आर्टिकल 141 के तहत ऐसा कहा गया है। अब देखिए आर्टिकल 127 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज के बारे में। एडहॉक जो जज होते हैं जो पार्टिकुलर काम के लिए नियुक्त किए जाते हैं, तो एडहॉक जज उनको बोलते हैं। और इनका अपॉइंटमेंट के लिए जो मेंशंस है वो आर्टिकल 127 के अंतर्गत मेंशन है। अब देखिए आर्टिकल 133 यानी कि 133 की अपलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्ड टू द सिविल मैटर के बारे में जिक्र है। अब देखिए हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक ब्यूटी। तो देखिए ब्लैक ब्यूटी के लेखक जो है कौन है, तो इसके लेखक हैं आपको अन्ना स्वेल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। चलिए बुक का ही आपको छवि दिखाता हूँ। तो देखिए ब्लैक ब्यूटी को लिखा है अन्ना स्वेल ने। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि हु मेंटेन बफर स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन इन इंडिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो लॉकडाउन लगा था कोविड-19 के दौरान, तो उस समय बफर स्टॉक बहुत ही ज़रूरत थी आम लोगों को जो खाना प्रोवाइड करवाने के लिए। तो जो बफर स्टॉक होता है फूड ग्रेन को, उसको मेंटेन करता है एफसीआई, दैट इज ए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको मेंटेन करता है बफर स्टॉक को। अब देखिए आपको बताता हूँ एफसीआई के बारे में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ जो एग्रीकल्चर हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर। अब देखिए यहाँ पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में हुई थी और एक स्टेटरी बॉडी है, यानी कि लॉ पास करके बनाया गया है। और इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और देखिए यहाँ पर आतिश चंद्र चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो इस तरह से आप लोग इसका ध्यान रख सकते हैं। और इसका पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। चलिए इसके मंत्री आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। उसका देखिए एक ऑप्शन था नाफेड, दैट इज ए नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नाफेड जो कि अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि नाफेड जो है वो मार्केटिंग कोऑपरेटिव जो होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए इंडिया में, उसको रेगुलेट करती है नाफेड और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है। उसका देखिए फिक्की जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज एन एसोसिएशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। क्या है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है फिक्की, जिसका इस्टेब्लिश किया गया था 1927 में ही। 1927 में ही इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो देखिए एफसीआई के बारे में पूछा जाता है, तो 1965 में इसका स्थापना किया गया था। अब देखिए यहाँ पर आपको त्र्यंबकेश्वर
इज द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, जो त्र्यंबकेश्वर है वो किस नदी का जो उद्गम स्थल है। तो आपको बताना है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए गोदावरी। तो गोदावरी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर ही है और इसकी जो लेंथ है वो 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है। और ये आपको महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है और लार्जेस्ट पेनिनसुलर इंडिया है। तो देखिए, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और ओवरऑल सेकंड लंबी नदी है भारत की, और इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं और वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर दक्षिण भारत की गंगा अगर बोला जाए तो कावेरी नदी होगी। क्वेश्चन है कि माई लाइफ माई मिशन एक ऑटोबायोग्राफी है किनके जीवन का। तो आपको ध्यान रखना है कि बायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है बाबा रामदेव का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। बाबा रामदेव के जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, वो है माई लाइफ माई मिशन। चलिए एक छवि ही दिखा देता हूँ। तो देखिए, बाबा रामदेव योग गुरु के नाम से प्रसिद्ध। तो माई लाइफ माई मिशन इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और देखिए, एक क्वेश्चन तो सिंपल होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछाएगा कि बाबा रामदेव ने किनके सहयोग से अपनी आत्मकथा को लिखा है। तो उदय माहौरकर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो स्वामी रामदेव लिखे हैं उदय माहौरकर के साथ अपनी आत्मकथा। क्वेश्चन है कि हु कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा इन इंडिया। तो देखिए, अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, जैसे पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी में इलेक्शंस हो रहे हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि इलेक्शन कंडक्ट कौन करवाता है। तो देखिए, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं उनका भी इलेक्शन करवाता है इलेक्शन कमीशन, और लोकसभा का भी इलेक्शन कमीशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। तो इलेक्शन कमीशन को गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को इसलिए हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन का जिक्र, क्योंकि एक संवैधानिक निकाय है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो 324 आर्टिकल में इसका मेंशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। अब देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है वो लोकसभा का इलेक्शन करवाती है, राज्यसभा का भी करवाती है, स्टेट लेजिस्लेटर का भी करवाती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं उसके करवाते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, इतना का इलेक्शन कमीशन करवाता है। बाकी जो पंचायत का होती है ये सब का आपको जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो करवाती है। उसका देखिए, डेलिमिटेशन कमीशन, जो डेलिमिटेशन कमीशन जो होती है, मेन टास्क ऑफ द कमीशन इज redrawing the boundaries of the various assembly and the Lok Sabha constituencies based on the recent census। तो सेंसस के तो देखिए 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा कंस्टिट्यूंसी क्षेत्र में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रांसफर द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, यानी कि किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि पहले कंपनी के हाथों में शासन थी, उसको ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया। यानी कि अब जो रानी थी इंग्लैंड की, वही जो है यहाँ पर भारत में अपना शासन करेगी। तो वो एक्ट था दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और उस समय देखिए 1858 से पहले गवर्नर जनरल बोला जाता था, लेकिन उसके बाद वाइसराय बोला जाने लगा। तो अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि इनका कार्यकाल 1856 से लेके 62 तक रहा है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और प्रथम वाइसराय भी थे लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। तो देखिए 368 क्वेश्चन हो चुके हैं और इसी तरह से सीरीज बिल्कुल रफ्तार में चलती रहेगी। देखिए आप लोग वीडियो देखते बहुत कम है, लाइक भी नहीं करते हैं और कहते हैं कि सर जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए। तो दोस्तों मेहनत लगती है 1000 क्वेश्चन करवाने में। आप लोग अगर रिस्पॉन्स देंगे तो बहुत ही रफ्तार में होगा, अन्यथा धीरे धीरे चलती रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को फिलहाल लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना है।